नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं फतेहपुर जनपद की चंद्रलता सोनी जी। और इनके सबसे बड़ी विशेषता है, इन्होंने बहुत कम उम्र में, लगभग 26 साल की उम्र में पहले अटैम्प्ट में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया है और उनकी रैंक जो है 45 है। तो सबसे पहले चंद्रलता सोनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चयन के लिए। थैंक यू। क्योंकि आपने वास्तव में एक बहुत लंबा संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन आपका जो भी प्रयास रहा वो सराहनीय रहा। और पहले प्रयास में इस तरह के एग्ज़ाम को निकालना लोक सेवा आयोग के एक अपनी आप में बड़ी उपलब्धि है। तो आप इस अपनी सफलता को किस तरह से देखती हैं? क्या इसकी आशा थी आपको, या आपको ये अचानक मिल गया? किस तरह से आप इसको देखती हैं जो है? सर, मैंने सोचा तो नहीं था कि आरओ में मेरा पहले प्रयास में हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर भी थोड़ा सा कम सही हुआ था। पर सर, लेकिन थोड़ा मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी मैंने। 3 महीने में इतनी मेहनत करनी चाहिए, मैंने उससे 6 महीने में की। 3 महीने की मेहनत मैंने 6 महीने में की। तो सर, मतलब उम्मीद नहीं था मुझे। जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैं पता नहीं क्या हो गया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा रिजल्ट हो गया है। सर, मुझे विश्वास नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। मतलब ये आपके लिए अप्रत्याशित रहा, लेकिन ये बहुत ही सुखद रहा। और निश्चित रूप से आपको हो सकता है उम्मीद ना रही हो, लेकिन आपने जो मेहनत की थी उसका आपको एक सार्थक परिणाम यहाँ पर मिला है। तो शुरुआत करते हैं। आप जनपद फतेहपुर की हैं। सबसे पहले जो है अपनी थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। परिवार में कौन कौन है, कैसे क्या है? सर, परिवार में पापा हैं, अभी मम्मी तो नहीं है, 2015 में खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई हैं। और भैया भी सर नहीं है अभी, 2015 वो 2018 में वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो सर, भैया का क्या था कि सीजल में उनका हो गया था, तो उन्हीं से बस मुझे मोटिवेशन मिला था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो सर, उन्हीं की कुछ बुक्स थी, तो उन्हीं से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और पापा कुछ खास नहीं करते, भैया की पेंशन आती है तो उसी में से हो जाता है। और रूम वगैरह थोड़े रेंट में होते हैं। बाकी परिवार की स्थिति ठीक है, पर अब अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो आप जो है अपनी परिवार की कर्णधार भी बनने जा रही हैं, क्योंकि वास्तव में 2 ट्रेजेडी से जो 4-5-6 साल में गुजरा हो, माता जी की डेथ, उसके बाद भैया की डेथ, और भैया ही एक होप थे इनके यहाँ, जो है उनका सिलेक्शन भी हुआ और तैयारी की जो प्रेरणा है उन्हीं से इनको मिली। और जैसा कि इनकी बातों से ही आपको लग रहा होगा कि ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी रहा। इनके भैया कब एक्सपायर हुए थे? सर, भैया 2018 में अगस्त में। उन्हीं से आपको प्रेरणा मिली कि अब जी सर, भैया से ही प्रेरणा मिली थी कि कुछ करना है, अब नौकरी पानी है। पहले स्टार्टिंग में था ना कि सर नौकरी पानी है, उसके बाद फिर पहले कुछ छोटा हो जाए फिर बड़ा करते हैं। तो सर, इसी से फिर मैंने सबसे पहले तो मैंने रेलवे का फॉर्म डाला था, फिर ग्रुप डी तक का मैं सोच रही थी कि हो जाए। पर सर, अब आरओ मिल गया तो बहुत बड़ी बात। आपको एक नौकरी की बहुत सख्त जरूरत महसूस हुई? जी सर, नौकरी की बहुत जरूरत। तो इसके पीछे आर्थिक वजहें जरूर रही होंगी जो है? जी सर, आर्थिक रीजन उसका सबसे बड़ा था। अच्छा, थोड़ा सा अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई का क्या रहा आपका, कहाँ पर आपने शिक्षा ली, कौन कौन से उसमें? सर, पढ़ाई मैंने 2012 में मेरा हाई स्कूल हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज था। तो सर, गवर्नमेंट कॉलेज में तो वैसे भी पढ़ाई का कुछ विशेष महत्व तो नहीं होता है। तो उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज से इंटर किया है। तो प्राइवेट कॉलेज में सब जब मैंने वहाँ से इंटर किया तो थोड़ा मेहनत की भावना मेरे अंदर, मतलब मेहनत करना मैंने सीख लिया। क्योंकि सर, हमारे स्कूल की यही विशेषता थी कि वहाँ पे मेहनत बहुत करवाया जाता था। और स्कूल का नाम था आपके? सरस्वती बाल मंदिर, रघुवंशपुरम। तो सर, वहां से मैंने मेहनत करना सीखा। सर, सुबह 6 बजे हम लोग क्लास करने जाते थे और शाम में 5 बजे आते थे। फिर जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे सर, उनमें मैं भी आ गई थी मेहनत कर करके। तो उनकी रात बोर्ड एग्जाम के टाइम में रात में उन्हें बुलाया जाता था कि आइए, मतलब रात में स्पेशल क्लासेस चलती थी, 7 से 8 या 8 से 9, कुछ ऐसे ही चलती थी। फिर सर, उसके बाद हाई स्कूल इंटर में मेरा काफी अच्छा मार्क्स आया, 94% आया, वो भी सर की मेहरबानी थी। फिर उसके बाद सर, यही मम्मी को फिर कैंसर हो गया, तो 1 साल मेरा बीच में छूट गया। मैंने सोचा कि मैं यहीं से वहीं पे घर के पास ही एक कॉलेज था, तो मैंने 1 साल के लिए ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया। फिर सर, भैया थे मेरे, तो भैया पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि बाहर से कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसी बीच मम्मी को कैंसर भी हो गया था, तो 1 साल मेरा वेस्ट हुआ। फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस हो गया था अच्छे नंबरों से, तो मैंने वहीं से ग्रेजुएशन कर लिया। फिर ग्रेजुएशन क्या? बीए किया है सर, केवल। बीए में क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके? एंशिएंट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तीनों आपके जीएस में काम आने वाले सब्जेक्ट? हाँ सर, तीनों सर, इसी उद्देश्य से लिया था। कहीं ना कहीं ये प्लान था कि आगे चल के पीसीएस की तैयारी करनी है, इसीलिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वही था। फिर सर, उसके बाद 2018 में भैया की जॉब लग गई। फिर तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। फिर भैया भी, उनको थोड़ा
सीजीएल के थ्रू हो गए थे, उनका सीजीडीए पेंशन में ऑडिटर के पद पे हो गए थे। हाँ, उनका भी तीसरा अटेम्प्ट था, पर सर थोड़ा सा डिप्रेशन था उनको, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर सर वहाँ से फिर मेरा घर जाना हो गया, क्योंकि अब भैया बच्चे नहीं थे, तो सर बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा बहुत दुख हुआ। फिर भैया थे नहीं, तो मैं 1 साल के लिए फिर से घर चली गई। फिर सर वहाँ पे ग्रेजुएशन में मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसने मुझे समझाया कि मतलब बाहर निकलो, अगर तुम बाहर निकलोगी, तुम जॉब करोगी, तो तुम अपने छोटे भाई का कुछ मतलब अच्छा कर सकती हो, वरना तुम्हारी सर ऐसा माना जाता है ना, लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाती, उनके हाथ वगैरह बन जाते हैं। तो ये था कि ना कि मतलब आर्थिक रूप से सक्षम रहोगी तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ कर सकती हो। सर वो भी थोड़ा सा उसका पैर वैर खराब है, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। फिर सर मैं वहीं से 2019 के स्टार्टिंग में मैं बाहर निकल गई थी। फिर तैयारी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, भैया की जीएस की किताबें थी पुरानी, वही सब मैंने लिया और ज्योग्राफी की किताब ली। फिर उसके बाद मुझे किसी ने आइडिया दिया कि मैथ की कोचिंग कर लो, क्योंकि मैथ तो सर में बेसिक ही रहता है। तो सर मैंने वहीं पे मैथ की कोचिंग कर ली थी। फिर मैथ की कोचिंग खत्म हो रही थी, तब से मैंने फॉर्म डाल दिए थे, रेलवे का फॉर्म, ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया था, लोअर पीसेस डाल दिया था। फिर सर वहीं से मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, पर सर भगवान की भी कृपा रही है मुझ पे। मैंने जो फॉर्म डाला है, मैं पढ़ के, लोअर पीसेस का मेरा सर पहली बार फॉर्म था, 2019 में ही था, अक्टूबर में था। तब सब मैथ की कोचिंग कंप्लीट हुई थी, मेरी कंप्लीट हो गई थी, थोड़ी बहुत बची थी। जीएस में खुद से देख लेती थी थोड़ा थोड़ा, तो आगरा सेंटर हुआ था, तो फिर मैं गई थी देने सर वहीं पे। वहाँ पे फिर मेरा प्रीलिम्स हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इलाहाबाद छोड़ दिया, मैं लखनऊ में रही कुछ दिन के लिए। फिर सर कोरोना आ गया, तो कोरोना में क्या हुआ कि सब लोग घर जाने लगे। जितने भी मेरे दोस्त थे बोले कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी घर चलते हैं, पढ़ाई लिखाई क्योंकि अभी सब बंद है। पर सर मुझे ये लगता था ना कि अभी से नहीं हो रहा है, लेकिन जब कोरोना हटेगा तब तो एग्जाम इकट्ठे से होने हैं। अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर सर एग्जाम में क्या है ना कि मतलब एकदम सब प्रॉपर बना रहता है, अगर आप पढ़ते रहें तो भूलता नहीं है, कंटिन्यूटी तो मस्त है। तो सर मैं घर नहीं गई, मैं लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे वहीं लखनऊ में रही और मैंने सेल्फ स्टडी सर बहुत पढ़ाई की मैंने, मेहनत के नाम पे सर मैंने बहुत मेहनत किया है। सर ऐसे दिखने में 3 साल ही दिखता है, पर जैसे 3 साल में जितना कोई 6 साल में पढ़ता होगा ना, मैंने सर 3 साल में पढ़ाई की है। फिर बस वही सर मेरे सारे एग्जाम्स निकलते गए, लोअर पीसेस का हो गया, फिर मेरा ये हो गया, एसआई का भी निकल गया, जूनियर असिस्टेंट का भी निकल गया। पर सर मतलब ये था ना कि जब धीरे धीरे एग्जाम निकलने लगे तो मन में फिर आने लगा, लालच आने लगा कि हम में एबिलिटी है तो हम क्यों छोटे मोटे एग्जाम को देखें। नहीं, बिल्कुल। तो सर फिर वही जूनियर असिस्टेंट का मैं टाइपिंग देने नहीं गई, मैंने कहा टाइपिंग में उलझ जाऊंगी तो लोअर का मेंस नहीं होगा। सर मुझे विश्वास तो था कि मेरा लोअर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। फिर इसी बीच मुझे किसी ने आइडिया दिया, कोरोना में दिया, कि घर पे बैठी हो ऑनलाइन कोर्स में तुम बीएचयू से कर लो, बीएड कर लो। तो अच्छा। फिर हाँ मैंने बीएड का फॉर्म भर दिया और सीटें काफ़ी कम थी, पर मेरा वहाँ पे भी हो गया, एडमिशन भी ले लिया मैंने। फिर लेकिन सर थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास था और बहुत वो लोग टाइम लेते थे उस पर, तो मैंने ना छोड़ दिया बीएड भी, क्योंकि इधर मेरा मेंस था और उधर आरओ का एग्जाम भी आ ही गया था। फिर मेरा ये हो गया था, लोअर पीसेस का फिर एग्जाम निकल गया, फिर एसआई भी निकल गया, फिर सारे परिणाम मेरे निकलते गए, रेलवे में भी निकल गया था, लेवल 6 तक का देने का मौका मिला। फिर सर तभी आरओ का एग्जाम हुआ, मैं आरओ का देने चली गई थी, मन में ये नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा, बस सुना था कि आरओ बहुत बड़ा चीज होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस चली गई थी देने। फिर सर उसमें प्रीलिम्स निकल गया, फिर मेंस में आपसे जुड़ी है सर बस। चलिए, तो आपने इनकी जर्नी सुन ली है, समझ ली होगी जो है कि एक दौर था जो इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद लगातार जो है जब इनकी मेहनत एक चरम पे पहुंची और उसके बाद इनके सारे एग्ज़ाम एक के बाद एक क्लियर होते गए। और एक इनकी बातों से एक मतलब सार तत्व जो आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए, वो मेरे हिसाब से ये है कि छोटे लक्ष्यों को अगर आप, भले आपका उसमें हो जाता है, अगर आप उसको इतनी हिम्मत रखते हैं कि उसको आप बाईपास करके केवल आगे बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से बड़ा वाला लक्ष्य जो है आप भेज सकेंगे। अगर ये जूनियर असिस्टेंट में रुक गई होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाता कि आज ये यहाँ तक पहुँच पाती। क्यों? जी सर। तो जूनियर असिस्टेंट और इनका अभी मतलब इनके साथ तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक साथ कई अच्छे घटनाक्रम लगातार हुए। इसी महीने में भी लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया, उसमें इनका चकबंदी ऑफिसर में हुआ और अच्छे जो है मार्क्स से हुआ। उस दौरान ये मेंस में हमारे साथ थी ही जो है, तो उसके बाद जो है तुरंत ये अब आरओ का रिजल्ट आया, इनका इसमें हो गया। तो इतनी सारी सफलताएं आपके साथ जीवन में लगातार आई। आप जो है मतलब
आपके जीवन में बहुत लोगों ने इसके लिए अच्छा रोल निभाया होगा, जो आप जिनको श्रेय देना चाहेंगी, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी सफलता में जो है आपके सारथी बने जो है? सर एक तो फैमिली तो सबकी होती है, मम्मी नहीं थी तब भी पापा ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। नहीं होता सर, जहाँ से हम लोग मतलब बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये होता है ना कि लड़की है तो घर में खाना बनाएगी कुछ दिनों के लिए, तो फिर लेकिन सर मेरे पापा ने मुझे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। फिर सर मेरे फ्रेंड लोग भी काफ़ी, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है हर चीज़ों में। एक फ्रेंड ने तो मुझे काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, और सर जब भी मैं एग्जाम दे के आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो मुझसे पूछता था कि कितना क्वेश्चन क्या ये वो, फिर वो समझा देता था कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, इतना मेहनत करती हो। सर उसका भी बहुत योगदान था। और सर आरओ के एग्जाम में तो फिर आपका बहुत बड़ा योगदान है सर मेरी सफलता की, मैं तो सर पूरा श्रेय आपको देना चाहती हूँ। चलिए, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा जो है स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। जैसा कि आपने लगातार सब एग्ज़ाम्स को बताया जो है, तो 2019 में ये मानते हैं कि आपने तैयारी शुरू की। तैयारी 2019 में एक्चुअल आपने शुरू हुई, आपने सोचा जो है पहले आपने कोचिंग की इंग्लिश और मैथ की, उसके बाद पहला एग्जाम जो आपके सामने जो है रहा वो लोअर पीसीएस था जो है, आपने उसका प्रीलिम्स निकाला जो है। उसके बाद आपका एसआई में हुआ, आपने फिजिकल नहीं दिया, जूनियर असिस्टेंट में हुआ, आपने टाइपिंग नहीं दी, रेलवे हुआ उसको छोड़ा आपने जो है, पीसीएस प्री 2022 हुआ। मेंस दिया था आपने? जी सर मेंस देके आई हूँ। अच्छा, मेंस में क्या ऑप्शन लिया था आपने? सर मेंस में हिस्ट्री है। अच्छा। उसके बाद जो है आपने सीधे आरओ प्री आरओ मेंस आपका जो है हो गया। तो सबसे पहले जो है हम, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है जो हमारे लोग सामने देख रहे हैं ये सभी समीक्षा अधिकारी की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, बाकी पीसीएस वाले भी हैं। तो समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स आपने तैयारी शुरू की, तो उसमें जीएस के लिए आपने किस तरह से पढ़ाई शुरू की? क्या बुक्स रहा या क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, कोई नोट्स आपने बनाए या क्या किया आपने उसके लिए जो है? सर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ भैया की बुक्स थी, तो मेरे पास एक वो ज्योग्राफी की बुक थी, मुकेश बर्णवाल करके थी सर, महेश बर्णवाल काफी पुरानी हो गई थी, तो फैक्ट तो काफी बदल गए थे, पर सर जो वो होता है ना कि ग्रुप वो क्या बोलते हैं मैप से होता है, तो सर मैंने ना स्टार्टिंग मैप से की थी। मैंने मैप को इतने अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी सागर कहाँ है, महासागर है या छोटा सागर, काला सागर, जितने भी हैं सब मुझे एकदम पूरा आते थे। जापान का सर जैसे आपको बता रहे थे, हाँ सर मैंने मैप इतने अच्छे से पढ़ा है ना कि मुझे मैप का क्या कहाँ है, कौन सा पर्वत, अमेरिका के सारे पर्वत, दक्षिण अमेरिका के सारे पर्वत सब मुझे बिल्कुल रटे थे। बस वही जो जैसे कि सर हर बार आता है हम लोग का ज्योग्राफी में कुछ तो नया जुड़ता है ना कि कौन सा राज्य किस चीज में आगे है, वो सर मुझे कभी नहीं याद हो पाता था और मैं छोड़ भी देती थी उसको। मैं सोचती थी कि आएगा तो 1-2 नंबर का आएगा, आर्थिकी से जो रिलेटेड मैं उसको हमेशा छोड़ देती थी। बस मैं वही याद करती थी मैप के थ्रू मैंने। और फिर उसके बाद घटना चक्र तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहती हूँ घटना चक्र घोल के पी जाना चाहिए। बहुत बार मैंने घटना चक्र पढ़ा, इवन मैंने 3 सालों में घटना चक्र बहुत बार पढ़ा है, 8 से 10 बार, इससे भी ज्यादा ही हो गया होगा, कम तो नहीं हुआ। सर एक चीज ये थी ना कि घटना चक्र में वैसे तो सारे क्वेश्चन आते हैं, आते ही रहते हैं, पर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ क्वेश्चन को बार बार भूल जाते हैं, तो मैं उन्हें क्या करती थी अपने हाथ में लिख लेती थी, 4 से 5 पॉइंट पूरा हाथ, कभी कभी तो यहाँ तक भर जाता था। अच्छा। और जब भी नजर जाती थी पढ़ रहे हैं कुछ और, पर नजर कभी कभी हो जाती पहुंच जाती है, तो फिर सर पूरा एक बार में रिवाइज हो जाता था। छोटी छोटी नोट स्लिप चिपका लेती थी अपने अगल बगल ही जहाँ पे मेरा रूम था, तो उससे जो पॉइंट्स नहीं याद होते थे ना वो याद हो जाता था। और हिस्ट्री के लिए भी मैंने सर, मेरे पास उनकी भी एक महेश या मुकेश कुछ ऐसी कोई बुक है, मुझे नाम नहीं याद आ रही, पर मैंने एक बार उस बुक को पूरी पढ़ी 2-3 बार, ताकि थोड़ा थोड़ा मुझे। महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार तो नहीं जो है वो उन्हीं की आती है जो है? नहीं सर कोई एक मुझे नाम नहीं याद है। मैं बताई ना सब भैया की बुक्स थी, उन्हें जो अच्छी लगती थी मैंने वही ले ली। मुझे पुरानी भी रही होगी उस समय की? हाँ वो पुरानी थी। तो हिस्ट्री मैंने मतलब एक बार होता नहीं है कि सर हमें बेस पता चल जाए कि पहले ये है असहयोग आंदोलन है, फिर उसके बाद सविनय है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके से एक बार मैंने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मैंने घटना चक्र पढ़ी, कई बार पढ़ी, जो क्वेश्चन नहीं मुझे आते थे वही मैं उस पर टिक कर लेती थी अलग से, और पेपर के टाइम पे रिवीजन पे और तो सब आता रहता था, और जो टिक होता था पेपर के टाइम पे सिर्फ वही पढ़ती थी। बाकी सब्जेक्ट जैसे साइंस वगैरह है? साइंस के लिए लूसेंट काफी इंपॉर्टेंट है और घटना चक्र। सर लूसेंट में जो 1 लाइनर है वो मुझे सर काफी सही लगा, वो और घटना चक्र मिला के मैंने पढ़ा और हो गया है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करती थी जो है? सर करंट अफेयर में मेरे साथ ऐसा है कि मुझे चीजें पढ़ने से ज्यादा सुन के याद होती हैं, तो करंट अफेयर के लिए ना मैंने ऐसे एक चैनल फॉलो कर लिया था और उसी चैनल से मैं अपना नोट्स भी बना लेती थी। अच्छा। फिर नोट्स को रिवाइज करती थी,
सर सबसे बड़ी क्या चीज है ना कि हमें अपना लिखा हुआ या रिवीजन करने का मन नहीं करता। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हम लिख तो लेते हैं सर, मैंने नोट्स तो स्टार्टिंग में 2-2 3-3 कॉपियां भर जाती थी, पर लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत डर लगता था। पर सर लेकिन वो रिवीजन करना मस्ट है, जो हम लिखते हैं ना एटलीस्ट उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब आप नोट्स लिखती थी तो नोट्स में क्या लिखती थी? मतलब पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पूरा टॉपिक लिखती थी या उसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में बनाती थी, कैसे जो है? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो क्या था ना कि मैं जैसे कि जिस चैनल से मैं पढ़ती थी तो वो उस चीज के बारे में कई सारे बता देते थे, तो करंट का अलग हो गया और स्टैटिक भी बता देते थे, तो स्टैटिक की अलग कॉपी थी। तो सर और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मतलब काम के नहीं होते थे, वो भी बता देते थे। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था क्योंकि किसी ने बताया नहीं कुछ कैसे पढ़ना है, खुद से ही सीखा है। तो मैं क्या करती थी, सब कुछ बना लेती थी, पर रिविजन करने के टाइम पे वही हालत होता था। कभी कभी तो मैं एग्जाम देने आती थी और पढ़ नहीं पाती थी। फिर सर ना मुझे मतलब एग्जाम देने के बाद इतना पता चल गया था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फिर लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन रिलेवेंट होते थे ना, मैं उन्हीं को बस लिखती थी और उसको जितने ज्यादा बार हो सके उसी को पढ़ लेती थी। करंट, और सर करंट में ना हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 10 में 10 करके आएंगे। अगर सर आप 6 और 7 भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना करंट में, तो मुझे लगता है बहुत। अच्छा, वो जो यूट्यूब चैनल तो आप तमाम सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस ये लेकिन आपने उसके अलावा मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ी है क्या? नहीं सर, मैंने कभी मैगजीन्स नहीं पढ़ी, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। मतलब आपने एक सोर्स रखा उसको लगातार? सोर्स रखा सर, वही मैं कहना चाह रही हूँ, आप किसी सोर्स से भी जुड़े, बस विश्वास बनाए उस पे और खुद पे भी विश्वास बनाए। बहुत अच्छी बात है आपकी जो है मल्टीपल सोर्सेज पे। सर मुझसे तो कई लोगों ने कहा जिस चैनल से पढ़ रही हो अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक है, मुझे मिल रहा है ना, जब मिलेगा तब इकट्ठा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी सर। तो समीक्षा अधिकारी में हिंदी का एक अपने आप में सबसे अलग तरीके का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। जी सर, हिंदी का तो बहुत। तो हिंदी में इंटरेस्ट पहले से था या समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते समय आपने उसमें तैयारी शुरू की, कैसे किया आपने? नहीं सर, स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो बचपन से हिंदी मीडियम रहा था, तो मुझे इंग्लिश से काफी डर लगता था। मैंने इलाहाबाद में इंग्लिश की कोचिंग की, पर सर पता नहीं सर मतलब फीस जमा कर दी, पर सर ने नहीं पढ़ाया, सर कहीं चले गए। तो फिर मुझे लगा ना कि हिंदी तो खुद से भी पढ़ा जा सकता है, हिंदी क्या किसी से जरूरत है ट्यूशन लेने की या पढ़ने की, कोचिंग लेने की। तो मैंने हिंदी खुद से पढ़ना शुरू किया। फिर मार्केट में बुक आती है कई सारी, तो मैं बुक लेके आई, लूसेंट लेके आई, कई लेके। कौन सी बुक्स लाई आप? सर आदि, सबसे पहले आदित्य प्रकाशन जो सबसे पॉपुलर है वो लेके आई। सुना था सर मैंने, मुझे किसी ने बताया नहीं, खुद से ही सीखा मैंने। फिर लूसेंट लेके आई, फिर हरदेव भारी किसी ने कहा। तो मैंने सब बुक्स ना कई बार पढ़ी थी, और जो गलतियां थी सर एक टाइम बाद पढ़ने के बाद ना पता चल जाता है कि क्या किसमें गलतियां हैं, फिर उसको सुधार लेते सर। तो वही मैंने ऐसे ही पढ़ा है। प्री में आपने और घटना चक्र पढ़ी होगी हिंदी की जो है? घटना चक्र नहीं सर, यही तो गलती हो गई और यही आगे चल के मुझे मेंस में बहुत भारी पड़ा। मुझे नहीं पता था ना कि सबकी घटना चक्र तो मैंने ले ली थी, पर हिंदी की घटना चक्र मैंने नहीं ली। और सर यही मेरे लिए मेंस में बहुत। हिंदी में तो प्रीवियस ईयर का बहुत ही ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा महत्व। अगर जीएस में एक बार स्किप भी कर दें तो हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं वही अगले बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ जी सर, होता है। और सर यही तो सर मेरा मेंस में हिंदी का पेपर काफी मतलब सही नहीं हुआ था। 45 नंबर बन रहे थे, लेकिन हिंदी में जहाँ तक 1-2 क्वेश्चन आयोग ने भी गलत दिए थे। हाँ नहीं, वो तो अभी भी विवाद है उस पर, जब फाइनल। तो बस सर मुझे यही उम्मीद थी कि अगर वो आयोग ने क्वेश्चन गलत कर दिए तो हो सकता है कि मेरा हो जाए, पॉसिबिलिटीज है, वरना मुझे थोड़ी सी संभावना कम थी। हिंदी का पेपर बहुत गड़बड़ हो गया था। तो प्री निकला आपका जो है, इसके बाद मेंस की आपने प्री के पहले कभी मेंस के बारे में सोचा था? सर मैंने मेंस के बारे में कभी नहीं सोचा था। इवन जब मैं आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ी तब मैंने मेंस का सिलेबस ही देखा था। अच्छा। कोर्स तो सर मुझे इतना तो विश्वास आपको ऐसा था। लगा कि आपको पहले मेंस के बारे में कुछ सोचना चाहिए था? सर स्टार्टिंग जब लास्ट में होता था ना कि कुछ बच्चों के टेस्ट में जैसे ज्यादा नंबर आते थे, तो थोड़ा सा लगता था कि पहले से पढ़ लिया होता तो आज मतलब मैं भी होने के कगार पे होती, हो सकता है मेरा भी। चलिए, फिर आप हमसे जुड़ी तो आपने मतलब जैसे कहाँ से आपको पता चला कि डिकोड एग्जाम से तैयारी करनी चाहिए हमको जो है? सर जैसे कि होता है ना, यूपी का करंट आता है, तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे मतलब देख के ही पता चला। लोअर पीसेस में मुझे नहीं पता था कि यूपी का इतना इंपॉर्टेंस है, तो मैं लोअर पीसेस देने गई थी और यूपी के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी। सर एक बहुत सरल सा क्वेश्चन था कि वो जो गोरखपुर में एक मंदिर है ना जिसके वो है जो पूजा करते हैं मठाधीश, कौन है वो? तो सर अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, पर मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेना, पहला पेपर था मेरा सर, एक्सपीरियंस एकदम नहीं था, तो मैंने ना उसको छोड़ दिया क्वेश्चन। फिर उसमें कई सारे थे, तो मैंने आके देखा कि यूपी का काफी इंपॉर्टेंस है। फिर ना मैंने मतलब यूट्यूब
यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे कि यूपी का कैसे पढ़ें। तो सर सबसे पहले ना एक आपका वीडियो था, उस पे काफी क्वेश्चन है सर, उस पे यूपी के बारे में काफी बताया हुआ है। तो मैंने उसको पढ़ा, फिर देखा 500 क्वेश्चन वाली वीडियो, वही सर वही वीडियो था, वो मुझे काफी समझ में आया, मोस्ट पॉपुलर वीडियो है आज भी जो है। तो सर वहीं से मैंने देखा, फिर ना मुझे वो वीडियो काफी अच्छा लगा यूपी के बारे में। मुझे पता नहीं था सर, इवन मुझे आपका नाम ना मेंस के एग्जाम के बाद ही पता चला है, जब हम लोग आपसे मिलने आए थे तब पता चला है। बस ये याद था कि डिकोड करके एक है प्लेटफॉर्म, काफी अच्छा उस पे आता है। फिर सर मैंने ना यूपी के करंट आपसे, क्योंकि आप सिस्टमेटिक प्रोसेस से देते थे, हर महीने का आता था, और कहीं इतना मुझे नहीं ठीक लगता था, वहां पे हर महीने का आता था, तो ये मन में हो जाता था कि हर मतलब कोई किसी भी महीने का छूटा नहीं है, तो अब विश्वास कर सकते हैं कि हो जाएगा, फंस जाएगा, यही था सर। फिर उसके बाद प्री हो गया, फिर मेंस के लिए कहीं ना कहीं जुड़ना था। तो सर आपके उसमें कमेंट में पढ़ती थी, सब लोग सर कोई भी प्लेटफॉर्म लेने से मतलब खरीदने से पहले ऑनलाइन कमेंट पढ़ते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, जानकारी करना ही चाहिए। हाँ, तो वही कमेंट पढ़ती थी, उसमें वही लिखा रहता था कि आरओ के लिए बेस्ट चैनल है, बेस्ट चैनल है। फिर सर मुझे कहीं ना कहीं तो वैसे मतलब कोर्स कर लेना ही था, तो फिर मैंने आपका कोर्स ले लिया। तो आपने ऑनलाइन ही क्यों प्रेफर किया? ऑफलाइन का भी तो आपका रहा होगा उस समय। नहीं सर, ऑफलाइन क्या, मैं जहाँ रहती थी वो एरिया थोड़ा सा काफी पिछड़ा होता, वहां से साधन वगैरह कम मिलते थे रोड में आने का, तो वहां पे इसलिए मुझे ऑनलाइन ज़्यादा ठीक था। और सर मुझे ऑनलाइन ही ज़्यादा ठीक लगता है, टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है। वैसे कोचिंग आने जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, पर घर पे क्या है, कैसे भी कोचिंग कर लो, जब भी मन करे तब भी पढ़ लो। सर रिकॉर्डेड वीडियो का एक ये भी फायदा होता है ना कि हमें जहाँ नहीं समझ में आया है हम वहाँ पे कई बार जाके पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे सुनने से ज़्यादा याद होता है, मैंने कई बार वीडियो सुने हैं। तो मेंस में जुड़ी, तो मेंस में सबसे पहली जो है आपके सामने ऐसी कौन सी वो थी, ऐसा कौन सा टॉपिक था जो आपको लग रहा था पहाड़ है, इसको कैसे पार करेंगे? सर मेन से मुझे तो ऐसे और ये पत्र लेखन बहुत टफ लगता था। प्रशासनिक शब्दावलियां भी मुझे टफ लगती थी सर, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मुझे बहुत काफी मेहनत करनी पड़ी इन सब में। ये तीनों चीज मेरे लिए काफी हार्ड थी, और तो सब ठीक था। ऐसे तो आपके द्वारा मैंने काफी अच्छा सीख लिया था, और सॉरी ऐसे नहीं, वो पत्र लेखन आपने काफी अच्छा बताया और मैंने उसको वैसे सीख लिया था, और उसके लिए मैंने अपनी अलग से नोट्स तैयार की थी, उसमें सबका उदाहरण और सबका प्रारूप अच्छे से बना लिया था, बस उसी को देखना रहता था। उसको मैंने बहुत बार पढ़ा है सर, आपने भी कई बार टेस्ट लिए हैं, तो खुद से रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आए दिन तो टेस्ट होता रहता था, रोज होता था। तो जब भी एक टॉपिक डेली होता था, फिर उसके बाद 4 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग के कराए गए, तो हर बार उसी से रिवाइज हो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आप लोग के जो 4 फुल लेंथ टेस्ट हुए थे एग्जाम के पहले, उसमें आपकी एक बार 2nd रैंक, एक बार 4th, 3rd और एक बार 7th या 8th, मतलब आप अंडर 10 टॉप 10 में ही हमेशा रही हैं। अच्छा होता था, रिस्पांस अच्छा मिलता था, पर फिर सर तब भी देख के लगता था ना कि हम और ऊपर कब जाएंगे, और ऊपर कब जाएंगे, थोड़ा सा डर लगने लगता है। आप लोग का 350 लोगों का बैच था, उसमें आप टॉप 10 में ही टेस्ट में भी रहती थी, और एक मेरी पर्सनल लिस्ट बनी हुई थी कि कौन कौन लोग मस्ट सेलेक्ट होंगे, उसमें भी आप शामिल थी जो है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि जो है वो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सफल रहा जो है। तो थोड़ा सा मेंस में तैयारी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए, जैसे कि कितना घंटा आपने पढ़ा, किस किस टॉपिक को क्या क्या प्रेफरेंस दिया। जैसे कन्वेंशनल वाला पेपर है, उसमें एस्से है, गद्यांश है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और पत्रलेखन है, तो इसको आपने मतलब किस रेशियो में पढ़ा, कैसे, किस पे ज़्यादा फोकस किया, किस पे कम फोकस किया, क्या कैसे टाइमिंग अपनी सेट की जो है? सर सबसे पहले तो आपने पत्र से टेस्ट स्टार्ट किया था, तो पत्र लेखन के जब मैं पढ़ती थी तो नहीं समझ में आता था। एक पत्र लेखन में सर मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता था, और मतलब मैं स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि मेरी स्ट्रेटजी अब की बार गड़बड़ा गई, जब मुझे लगता था कि मेरा अब की बार नहीं हो पाएगा, पर मैंने सोचा था कि अगली बार सही से करूँगी, तो पर मेरा हो गया है। तो सर पत्र में मैंने बहुत टाइम दिया है, पत्र में और एसे में सबसे ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि सर एसे का काफ़ी वेटेज होता है ना, 120 नंबर है, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और पत्र में भी ऐसे मैंने टाइम दिया, क्योंकि पत्र का आपने बताया था ना कि पत्र का जितना अच्छा प्रारूप बनाएंगे, जितना सुंदर लिखेंगे, नंबर एग्जामिनर उतना ही खुश हो जाता है। मैं बस ये कहता हूँ पत्र के बारे में कि जैसे आप कंप्यूटर से टाइप करते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आपके लिखने में, वैसे ही। हाँ बिल्कुल, 100% नंबर मिलेंगे। कोई और राइटिंग अच्छी हो तो सर वैसे कहावत, ये सुंदर चीजें सभी को आकर्षित करती हैं, तो जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, कहीं ना कहीं खुश होता है। और राइटिंग अच्छी होने का मतलब मैं सुंदर से ज़्यादा मतलब नहीं रिलेट करता हूँ। राइटिंग अच्छी होने का मतलब है राइटिंग सुस्पष्ट हो, पठनीय हो, 2 लाइनों के बीच ठीक तरह का एक समान गैप हो,
और चूंकि आपको सादी कॉपी पे लिखना रहता है तो लाइनें सीधी हों, ऐसा ना हो कि ऐसे भाग रही हैं या ऐसे भाग रही हैं, और दोनों साइड मार्जिन से अलाइंड हो। तो मतलब वो एक आदर्श जो है उत्तर माना जाता है, चाहे निबंध हो चाहे गद्यांश हो। और जितना आपका प्रेजेंटेशन मेंस में माने रखता है, आपका जितना स्वच्छ और साफ सुथरा और व्यवस्थित लिखा होगा उतना बढ़िया। कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालता है हमारे कॉपी पर। बिल्कुल, जैसे मैं भी आप लोग की मैंने सैकड़ों कॉपियां चेक की हैं जी सर। और मैं आयोग का एग्जामिनर तो नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक साइकोलॉजी की अगर बात करें यहाँ पर जो है, तो जैसे ही कॉपी सामने आती है, किसी की ठीक ठाक राइटिंग होती है, बहुत व्यवस्थित लिखा होता है, तो एक मन में अपने आप धारणा बन जाती है कि इसने जो लिखा है वो सही लिखा होगा। हालांकि उसको पढ़ना पड़ता है, हम आंख बंद करके उसको नंबर नहीं दे सकते, लेकिन हमारा एक पहले से ही एक पूर्वाग्रह उसको लेके बन जाता है कि हाँ ये जो है ठीक है और ये इसको जो है निश्चित रूप से नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो मेंस की तैयारी में प्रेजेंटेशन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका ज्ञान सेकेंडरी है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जो है पहले नंबर पे आता है। सर तो वही मैंने मतलब संदर्भ था उसमें मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की है, उसमें जितना आपने दिया था गद्यांश जितना पीडीएफ में था मैंने उसी को किया है, और जितना आप टेस्ट लेते थे वो। उसके बाद पत्र की बात आती है, पत्र में तो बहुत मेहनत की है, मतलब काफी मेहनत की, आपने भी करवाई है। तो प्रशासनिक शब्दावलियां उसमें मुझे काफी दिक्कत होती थी। इवन मैंने आपसे कहा भी था कि सर मुझे इसमें काफी दिक्कत होती है, मुझे भूल जाता है। पर फिर जितना आपने दिया था तो उतना ही पढ़ लिया था। लास्ट टाइम ये होता है ना, बहुत मतलब आप लोग के कहने पे पहले मैंने 2000 शब्द शायद दिए थे, 2500 दिए थे, फिर उसको 1000 किया और एग्जाम के समय उसको शायद 350 या 500 शब्द कर दिया था। सर लेकिन मुझे ये लगता है ना कि अगर आप लोग के पास टाइम है तो जो आपने 1000 प्रशासनिक शब्दावली दी थी उसको अगर पढ़ लें तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने तो लास्ट टाइम पे वही सर जो 500 था पढ़ के गई थी, लेकिन ठीक था, अच्छा था। और फिर उसके बाद मुहावरे बात आती है। सर मुहावरे तो मुझे पढ़ने में काफी अच्छे लगते थे, तो इसलिए इंटरेस्ट की वजह से मैं उसे बहुत पढ़ती हूँ। मुहावरे इंटरेस्टिंग होते ही हैं अगर कोई हिंदी को थोड़ा भी अच्छे से मतलब एक प्रेम भाव से हिंदी को देखता है। और तो अगर मतलब उसमें क्या है सर, वाक्य प्रयोग जो होता है जितना मौलिक होगा वो उतना ही सही है, पर उसमें ना मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई सोचने में। यही था, होता था ना कि जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे डाला, जल्दी से कर लिया, क्योंकि सर टाइम ज्यादा नहीं था। तो उसके बाद सर कंप्यूटर तो आपने ही बेड़ा पार लगाया है, वरना नहीं हो पाता सर, क्योंकि इधर टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा है और मुझे ये सब चीजें काफी टफ लगती हैं। मोबाइल से जितनी जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर वगैरह नहीं समझ में आता है। तो सर जितना आपने दिया था ना मैंने उतना ही पढ़ा था और कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। अच्छा, आप फुल टाइम स्टूडेंट रही हैं हमेशा जो है, जब तक भी आपने तैयारी की है, तो प्रीलिम्स के समय आप लगभग कितने घंटे पढ़ती थी? मतलब सर प्रीलिम्स मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही ज़्यादा पढ़ूँ सर, क्योंकि मेरे पास मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, घर वर जाना बहुत कम जाती थी, सिर्फ मेरे पास पढ़ाई रह गया था। तो सर वही डेली शेड्यूल जैसे लग रहा था ना सर, सब एक ही तरह का दिन था। सुबह उठना, फिर चाय नाश्ता करना, फिर दोपहर में खाना खाना, फिर उसके अलावा सर पढ़ाई, सुबह जगह और फिर पढ़ाई, फिर शाम को सोते वक्त 12-1 बजे तक, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक ये माना जा सकता है कि 8 से 10 घंटा आप जो है पढ़ लेती होंगी दिन भर में। जो पढ़ा है मैंने, क्योंकि मेरे पास कुछ और काम नहीं होता था सर, पढ़ाई होता था। और मेंस के समय भी यही ऐसे ही शेड्यूल? मेंस के समय में भी यही था। और हमको लग रहा है ज्यादा ही आपने मेंस ज्यादा ही था सर, मेंस के टाइम पे हो गया था ज्यादा, क्योंकि 2 घंटे तो शाम को ग्रुप में ही आप लोग के लग जाते थे टेस्ट में रोज। जी सर। हाँ। ऐसा होता था ना सर, जब मुझे लगता था कि अभी मतलब मैं इस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ सकती, आपका ग्रुप भी चलता रहता था ऐसे, स्पेशली जब आप वो वीडियो कॉल में वो मीटिंग करते थे, गूगल मीटिंग है, तो मैं कभी अपना कैमरा ऑन नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खाना बन रहा होता था। मुझे लगता था मैं इसी टाइम पे अपना खाना बना लूंगा तो मेरा टाइम एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, फिर मैं उस टाइम पे पढ़ लूंगी। जो काम की बातें आती थी फिर मैं वहां पे रुक जाती थी, फिर आपकी बातें सुनती थी। तो सर इस तरीके से टाइम मैंने काफी बचा के हो गया मेरा। सर ऐसे तो मैंने कभी नहीं लिखा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, ना कोई मैगजीन पढ़ी। ऐसे में मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि शायद मैंने पहली बार ऐसे इसमें ही दिया था आयोग के एग्जाम में। तो सर जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे जब जुड़े थे तो जो बच्चे ऐसे लिखते थे तो आप उन पे कमेंट करते थे कि इनका ऐसे बहुत अच्छा है, इनका ऐसे आप जरूर मैं लिख देता था कि आइडियल इससे है, आइडियल इसको आप जरूर देखिए। तो सर मैं क्या करती थी, सबका ऐसे लेके अपना एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ था पर्सनल, उस पे जाके डाल दे उसी टाइम पे, क्योंकि बाद में काम सर नहीं होता, हम सोचते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, पर वो बाद में नहीं होता। फिर जाती थी सब, उसके बाद जब खत्म हो जाता था आपका सेशन तो उसके बाद में जाती थी, उससे उठाती थी सबके ऐसे, देखती थी कि किसने कैसा लिखा है, फिर उसके ऐसे जो मुझे पॉइंट समझ में आते थे वो मैं उनका लिख लेती थी, सबके ऐसे से मिक्स करके सबके ऐसे से मैंने चुराया है। फिर उसके बाद सर
कुछ मुझे जो चीजें नहीं सही लगती थी वो मैं आपके अपने बैच वाले भी सुन रहे हैं। फिर सर उसके बाद कुछ चीजें मैं गूगल से चेक करती थी, फिर अपना एक ऐसे तैयार करती थी। और सर वो तो मैंने आपको भी भेजा था ग्रुप पे कि हाँ। सर देखिए ये फाइनल ऐसे ऐसा लिखा जा सकता है। फिर सर ऐसे करके मैंने ना जितने आपने टॉपिक दिए थे सब पे ऐसे बनाया था और सब उसको ही बस अच्छा, रिवाइज मुझे तो नहीं याद है, लेकिन जब आप ग्रुप में एस्से का टेस्ट देती थी, खासकर फाइनल टेस्ट में, तो आपको 120 में कितने नंबर मिले होंगे, दिए होंगे? सर ऐसे में एक बार तो मुझे पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें 80 के आसपास नंबर दिए थे अच्छा, आपने। हाँ, ऐसे में मेरे नंबर ठीक आते थे। और फिर जब दोबारा टेस्ट हुआ था तो उसमें भी 70-75 के आसपास नंबर था मेरा। अच्छा, उसके हाँ। तो ये एक आदर्श नंबर है। मैं हमेशा कहता हूँ 75 प्लस आप अगर एस्से में है तो आपका कन्वेंशनल जो है मान लीजिए कि सार्थक हो गया और आप मेंस निकाल लेंगे जो है। सर उसके बाद मैंने ऐसे प्रैक्टिस भी किया है घर पे, जैसे आपसे नहीं चेक करवाते थे क्योंकि मुझे पता रहता था कि सर आपके पास बहुत सारे काम है, पर्सनल सबको टाइम तो नहीं दे सकते। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको ऐसे भेज देती थी। अच्छा, कभी इसको भेज दिया, कभी उसको भेज दिया कि देखो क्या गलती है इसमें। कभी कभी उन लोग के पास भी टाइम नहीं होता तो मैं खुद से चेक कर लेती थी कि सही लिखा है नहीं। पर मैंने डेली एक ऐसे लिखा है, लास्ट के 1 महीने में डेली ऐसे लिखा है सर। अच्छा, एस्से पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी कोटेशन और पोयम ये हाँ लाइन सर, ये सब कोटेशन मैंने कोटेशन से तीनों ऐसे स्टार्ट किए थे और अच्छा। कोटेशन बीच बीच में मैंने कई सारे डाले थे। सर कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई कोटेशन पढ़ के जाते पर मतलब पूरा कोटेशन तो नहीं याद होता है, कभी कभी नाम भी नहीं याद होता है। तो सर जैसे होता नहीं है कि आधा कोटेशन भूल गई, आधा किसी और का था, आधा किसी और का था और नाम मैंने डाल दिया। चलिए, नाम लिखना जरूरी नहीं होता कि किनकी कृति है, बस लिख सकते हैं कि एक प्रसिद्ध रचनाकार के द्वारा ये कहा गया, इस तरह से लिख दीजिए तो भी वो उसमें कोई पर ऐसी सर दिक्कत नहीं। मैंने सबसे पहले कोटेशन लिखा, फिर उनका नीचे नाम लिखा। हाँ। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल गलत है, एक आध में रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो सही किया था। कोटेशन डाले मैंने सर, करंट के भी थोड़े फैक्ट थे, ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। बहुत लंबा ऐसे भी मैंने नहीं लिखा, शिक्षा पे लिखा था तो वो 4 पेज गया था क्योंकि उस पर मुझे तुक्का मारा था थोड़ा। फिर उसके बाद एक 5 गया था, एक 6 पेज गया था। टाइम सफिशिएंट था। हमको ध्यान है कि एक जो है 15 एस्से की लिस्ट आप लोग को बना के दी गई थी, सारा जो है उसी से आया था, तो आप वो पढ़ के तो गई होंगी जो है। सर 15 ऐसे पढ़े थे, लेकिन ना वो इस कहते नहीं है एग्जाम टाइम में पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ आपने मूड बदल दिया, कुछ और करके आई ना। शिक्षा वाला सर मैंने कभी ऐसे लिखा नहीं था। अच्छा। बस आपने ऑनलाइन वाला थोड़ा करवाया था, तो ऑनलाइन के थोड़े से जो नेगेटिव होते हैं पहलू कि उसमें नैतिकता का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं सर, तो उसी को मैंने उससे जोड़ के लिख दिया था। मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा था। तो मेंस में जो है खैर आपका बहुत अच्छा रहा शुरुआत से ही जो है। अब थोड़ा सा, क्या आपका सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है? सर सोशल मीडिया पे है तो फेसबुक है सर, मैं चलाती नहीं कभी। अच्छा। हाँ सर, मैं इन सबसे बहुत दूर रही हूँ, केवल यूट्यूब से जुड़ी थी। और आजकल रील वगैरह देखती थी जो है? सर मेंस टाइम में काफी जैसे डिस्टर्ब हो जाती थी ना, तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स काफी देखती थी। अच्छा। जैसे बहुत ज्यादा कभी कभी लगता था मतलब कि केवल मूड को फ्रेश करने के केवल लिए? मूड को फ्रेश करने के लिए। जी सर। मेरा बस यही सवाल था कि सोशल मीडिया पे आप कितना समय देती हैं? नहीं सर, उस पे समय देने लग जाओ ना तो रील्स देखने लग जाओ तो 1 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे कब निकल जाते हैं अच्छा, पता क्या ही ये नहीं चलता। डिस्टरबेंस है या ये सहायक है सोशल मीडिया, आपको क्या लगता है जो है? सर पढ़ाई के उद्देश्य तो काफी सहायक है, बस आपको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि हम देखते देखते इतना ना खो जाएं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा खुद से सिंसियर होना तो पड़ेगा। पढ़ते समय आपका मोबाइल ऑफ रहता था या यूज करती थी, क्या करती नहीं थी? सर मुझे लग रहा है मेरे अंदर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल था काफी, क्योंकि अच्छा। मुझे लग रहा था ना कि कुछ करना है अब की बार। सर आपने जैसा कहा था, आप लोग अब की बारी मोच पा लीजिए सर। हाँ। कौन बार बार तैयारी करना था, कौन बार मैं बार-बार ही लिखता था, फिर से तैयारी बता के दी। दौरान सर मुझे आपने कहा था ना कि सर आप यही आपकी लास्ट बार है, आप मतलब आपकी बार मोच प्राप्त कर लीजिए, वरना फिर से आपको तैयारी करनी फिर पड़ेगी। से जो है इसी नरक में, दुष्चक्र में जो है। सर मुझे भी लगता है वो 3 महीने काफी डिप्रेसिंग होते हैं, बहुत ज्यादा तनाव से भरे हुए होते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन 3 महीने तैयारी कर लिए अच्छे से तो फिर आगे तो अच्छा है ही। तो आपके जीवन में जो है विकल्प नहीं था? सर पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो है। और मुझे लगता है जो मैं अभी आपको इतनी बातचीत में आग पाया हूँ, आपकी जो सफलता के पीछे से सबसे बड़ी वजह मैं देख रहा हूँ वो यही है कि आप विकल्पहीन थी, और कहीं ना कहीं आपको ये था कि आपको अपने परिवार को संचालित करना है, खुद अपने हाथ में कमांड लेनी है। जी सर। तो आपको किसी एक अच्छी सर्विस में इंटर करना होगा। जी सर, जी सर। और उसके लिए आपने ज़बरदस्त मेहनत की जो है, और सब कुछ छोड़ दिया, परिवार से भी बहुत दूरी बना ली,
घर जाना आपने छोड़ दिया? घर जाना बहुत कम कर दिया। शादी विवाह तो मैंने कभी अटेंड ही नहीं किया, 4 सालों में 5 सालों में सब छोड़ छाड़ दिया। हाँ। तो रिश्तेदार और सब बहुत नाराज भी होंगे आपसे जो है? नहीं सर, क्या नाराज होंगे, नाराज वाराज तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जिन्होंने सुना कि नौकरी लग गई है तो अब तो खैर सब लोग बहुत बधाई देंगे। सर रिश्तेदार अब क्या ही बोले, नहीं कुछ ज्यादा उतना नहीं था। मम्मी नहीं थी तो मौसी वौसी से कभी बात हो जाती थी, बाकी तो कुछ वैसा नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जो है। तो थोड़ा सा और हम लोग जो है चर्चा करें। आपका भी ठीक ठाक सफ़र रहा, अगर देखें तो जो है 2019 के लास्ट, मान लीजिए आपकी 2019 में लोअर पीसीएस से तैयारी शुरू की आपने जो है, और 2021 का इसका मेंस जो है 22 में हुआ अप्रैल में। हाँ जी सर। तो 19, 20, 21, 22 लगभग 3.5-4 साल जो है आपने। तो इसमें घर से भी आप दूर रहीं, घर से आप जो है आर्थिक मदद भी लेती रहीं, यहाँ पर जो है लखनऊ में रहीं और जगहों पे रहीं। जी सर। तो बीच में कभी डिमोटिवेशन आया होगा कि जो है कि पता नहीं कब सफलता मिलेगी और कब तक मैं घर पे डिपेंड रहूंगी? कई बार तो आया है सर। कैसे अपने आप को आपने उससे जो है हैंडल किया, डिमोटिवेशन से जो है? सर क्या होता है ना कि जब हमारा रिजल्ट, सर रिजल्ट ऐसा नहीं था कि मेरा कोई रिजल्ट रुका नहीं था, मतलब रुक गया है, कोई नहीं हुआ है, पर ये था ना कि कोरोना हो गया तो पेपर भी नहीं हो रहे थे और रिजल्ट भी नहीं हो रहा था। जब पेपर ही नहीं होंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा सर? तो ये लग रहा था ना कि कितने सालों से पढ़े जा रहे हैं सर। सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब मैं तब होती थी, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल मुझे काफी प्रिय हैं पर वो हमेशा से ही झड़ते हैं। मैं डिस्टर्ब हो जाती थी कि मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी भी ना मिले और बाल भी ना रहे सर पे। ये बाल का तो खैर मानसिक तनाव से और इससे बहुत संबंध वही होता है। सर, तनाव बहुत ज्यादा रहता था। पर ना मेरे मतलब कुछ दोस्त हैं, एक मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, एक और फ्रेंड है, इन लोगों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा कहा कि पढ़ो, तुमसे हो जाएगा, तुमसे जरूर होगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। अच्छा, आपकी जो दोस्त और इनकी कंपनी बता रही हैं, तो उनमें क्या अभी किसी को सफलता मिली जो है? हाँ सर, एक है जो उसका तो पहले ही हो गया था, ग्रेजुएशन के टाइम पे वो एसएससी CHSL में हो गया था। तो सर उसने ज्वाइन कर लिया था। तो वो मुझे बताता रहता था कि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। वो मुझे स्ट्रेटजी बताता था और मैं उसकी स्ट्रेटजी फॉलो भी करती थी। क्या होता है ना, जब हम थोड़ा सा देख लेते कोई इंसान सफल है तो हम उसको फॉलो भी करना चाहते हैं। तो सर वो मुझे बताता था कि 4 दिन पढ़ो और 3 दिन रिवाइज करो, और मैं वैसा ही करती थी। अच्छा, अब आप जो है सचिवालय जैसी प्रतिष्ठित पद पर आरोह के पहुंच गई हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप यहीं पर ब्रेक लगा सकती हैं। एक बढ़िया नौकरी है, शानदार जो है, और लखनऊ में आपकी राजधानी में एक स्थायी तरीके से जीवन भी कट जाएगा। घर भी आपको नहीं खरीदना है, आपको सरकारी मकान भी यहाँ मिल जाएगा ठीक ठाक जो है। अभी तो नई बिल्डिंगें कई सारी बन गई हैं तो उसमें अलॉट हो जाएगा और आप एक यहाँ पे सेटल्ड लाइफ जी सकती हैं। लेकिन क्या अभी आपके अंदर कुछ अंकुर अभी और फूट रहा है? जी सर, लगातार मेरे रिजल्ट हुए ना तब मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया है। मुझे लगता है कि मैं मेहनत करूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना जिस में मेहनत की है, जिस चीज में मुझे मेहनत का फल जरूर मिला है। वो तो ईश्वर की कृपा वास्तव में है, और आपके परिवार का बहुत जो है आपके ऊपर जो है श्रेय है इसका जो है। नहीं सर, लेकिन आरओ के पीछे मैं पूरा श्रेय आपको ही देना चाहूंगी। नहीं ठीक है वो तो। अब आप क्या टारगेट है आपका जो है? सर पीसीएस मेंस जैसे बताया आपकी बार दिया है, पर मतलब मेंस में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। मैंने ना फैक्ट के हिसाब से पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ठीक थे मेरे, पर मुझे लिखना नहीं आता पेपर तो आपको आरओ का भी गड़बड़ हुआ वही बात है सर, मैंने आपसे बताया ना कि मेरे हिंदी में 45 नंबर बन रहे थे। मैं हिंदी वाला पेपर देके बहुत ज्यादा थोड़ा सा निराश हुई थी कि शायद ना हो। मैं देखता रहता था ग्रुप में, आप लोग खूब डिस्कशन करते थे कि पता नहीं मैं होगा। तो कह भी दिया था कि मेरा नहीं होगा। वही सब बच्चे बड़े शौक हैं कि तुम तो कह रही थी तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा हो गया। मैंने कहा भगवान की दया थी तो मेरा हो गया। महिलाओं के बारे में बोला भी जाता है कि जितना वो करती हैं उससे कम बताती हैं, तो हो सकता है उस वजह से लोग कहते हैं। मुझे सर यही लोग सब लोग कहते तुम सब पेपर में यही कहती हो तुम्हारा नहीं हुआ, पर तुम्हारा हो जाता है। कहते अब तुम कहोगे कि मेरा अच्छा नहीं हुआ तो समझ जाना तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि पीसीएस मेंस 2022 पीसीएस देना है 2022 अच्छे से सर, स्टार्ट तैयारी भी कर। हो सकता है यही मेंस आपका निकलने जा रहा हो, क्या उम्मीद है? सर भगवान की दया रही तो मेहनत तो करने से कभी नहीं डरेंगे। निकल गया तो मैं फिर सीधे इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपको जो है। चलिए, मुझे तो लगता है कि आपकी उम्र अभी 26 साल है और आप बहुत आराम से एसडीएम बन सकती हैं। 1-2 साल अगर संघर्ष और भी करना पड़ा, और जो आप के अंदर जो है एक आत्मबल उत्पन्न हुआ है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, अगर उसको आप मेंटेन रखेंगी और किसी डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगी। क्योंकि देखिए होता क्या है,
जैसे ही आप सचिवालय पहुंचेंगी, एक आपको गरिमामयी पद है, वहाँ पर आपको काम भी होगा, काम भी करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से जो है। शुरुआत में 6-8 महीने थोड़ा ढीला रहेगा मामला, क्योंकि आप लोग की ट्रेनिंग रहेगी और ऐसे अनुभाग दिए जाएंगे जहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा सा मतलब ये लगेगा कि अभी अंडर ट्रेनिंग है, तो आपको बहुत प्रेशर से, आपको जिम्मेदारी से कोई काम नहीं दिया जाएगा, एक तरह से आपको सीखना ही सीखना रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज्वाइनिंग से लेके वो 6-8 महीना, मतलब आपको ये 2023 पूरा मिलेगा अभी पढ़ने के लिए। सर ये तो मैंने भी, मुझसे कई लोगों ने कहा कि अभी स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं आएगा, तुम चाहो तो पढ़ सकती हो। तो सर ये मेरे 2023 आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग में भी 3-4 महीना लग जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है सेक्शन भी नहीं अलॉट होगा, केवल ऐसा होगा जिसमें आप एक प्रशिक्षु की तरह जो है सीखते रहिए। और वहाँ लोग सहयोग भी करते हैं। सिप्रा जी से तो मेरी खूब बात होती है, उन्होंने वहीं पर रह के पूरी मेंस 2-2 बार जो है दे डाला, PCS का जो है सेलेक्ट भी हो गई DYSP पे जो है। तो आप 23 आपके पास अभी पूरा बचा हुआ है, ये जनवरी है और दिसंबर तक आपके पूरा है। अगर आप मेहनत कर लेंगी और ये जो निरंतरता इसको बरकरार रखेंगी, तो निश्चित रूप से जो है आप SDM के पद पर सेलेक्ट होकर आएंगी जो है। तो मैं बस आपका क्लोजिंग रिमार्क जो है, जो आपने जीवन से जो सीखा है अनुभव से, कि सफलता, असफलता, आशा, निराशा, घर की परेशानियां और इन सब से उभरते हुए कैसे जो है सफल हुआ जा सकता है, बस सामने देख के जो है अपने भाई बहन, आप अब छोटे नहीं, आपसे तो सब बड़े ही होंगे ज़्यादातर जो है। सर मुझे यही लगता है ना कि मेहनत करना चाहिए, और अगर हमें पता है कि अगर मतलब हमें लगता है कि अगर पढ़ के हमारा अच्छा हो जाएगा, तो पूरे समर्पण के साथ मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सालों के लिए घर से दूरी बना लें, परिवार से दूरी बना लें, मेहनत पे ध्यान दें, इतना भी नहीं कि एकदम से अलग हो जाएं, थोड़ा सा रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करना चाहिए। और सर सबसे बड़ी बात कि होता है, पेपर का भी नहीं सही जाता है हमारा, तो थोड़ा सा होता है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन फिर से नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ मेहनत करना है। और मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि सकारात्मक लोगों के साथ में रहें, क्योंकि पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो आपको भी पॉजिटिव करते हैं। सर यही है कि अपने ऊपर विश्वास करना है, और जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े उस पर विश्वास करना है, बस सर यही कहना चाहिए। और चलने से पहले सोनी मैडम से भी एक वादा है कि लेना है कि जो भी कमेंट इस वीडियो पे आएंगे, जी सर, उनको थोड़ा सा समय निकाल के रिप्लाई कर दीजिएगा। अभी आपके पास समय भी है, क्योंकि जो भी लोग देखते हैं और बहुत आशा से देखते हैं, और कुछ ना कुछ हम लोग भी कभी रहे हैं ऐसे, जो हम लोग सोचते थे कि कोई बता ही दे हम लोग को, तो हमें भी थोड़ा सा मिल जाए। जितने भी कमेंट आप रिप्लाई कर सकते हैं जरूर करिएगा जो है, और बहुत खुशी होगी इससे जो है, उनको भी और मुझे भी होगी। तो चंद्रलता जी, आपको फिर से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले भविष्य के लिए कि आप एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ के बैठें और एक SDM की तरह बैठे, तब जो है और ज़्यादा खुशी होगी। और यहीं से मैं आपके परिवार को और आपके वो मित्र जिन्होंने आपको बहुत सहयोग किया है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने जो है इनके ऊपर विश्वास किया और इनको आगे बढ़ने में मदद की, तो निश्चित रूप से आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हम लोग तो एक संस्थान के रूप में अभी भी आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे, और आगे जो भविष्य में आप तैयारी करेंगे उसमें भी आप हमसे जुड़े रहें। कोई भी किसी तरह की मदद चाहिए हमेशा आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप अब एक समरी जो है कि देखिए, कुछ लोगों को सफलता 5 मेंस देने के बाद मिलती है, कुछ लोगों को पहले मेंस में सफलता मिल जाती है, तो सबका व्यक्तित्व अलग है। ये इंटरव्यू जो कराया जा रहा है, इसका जो मौलिक जो है प्रयोजन है वो ये है कि आप सभी के व्यक्तित्व को समझकर उनसे अपने लिए कुछ जो है सकारात्मक चीज़ों को निकाल पाएँ, तो हमारा जो ये जो चर्चा का कार्यक्रम है ये सफल हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।